हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर नंबर 3 कवर किया था वन शॉट वीडियो के अंदर, राइट। और वो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट सीखा था, वहां पर बहुत अच्छा कंटेंट कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक जो 2022 एग्जाम में आने वाला है उसके सारे टॉपिक्स हमने टर्म 1 में जो आने वाला है सिलेबस, उसके सारे टॉपिक्स डील किए थे चैप्टर 3 के। इसी तरह से हम लोग चैप्टर 4 अभी वन शॉट वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको वो सारी चीजें कराई जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, जो न्यू लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं एंड इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे इसका कंटेंट, क्या कंटेंट है चैप्टर के अंदर, उसको डिटेल में, फॉर्मुलिज्म उसका सारा। सो आइए जरा स्टार्ट करते हैं एंड जो सिलेबस है हमारा, सबसे पहले हमें बात करनी है सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डील करेंगे, दूसरा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सेवर्ट लॉ एंड उसके एप्लीकेशन डील करेंगे, थर्ड वन एम्पियर्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस डील करेंगे, फोर्थ स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पढ़ेंगे, उसमें डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, 1 एम्पियर पढ़ेंगे, टॉर्क को डिस्कस करेंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट लूप एंड आफ्टर दैट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे एंड उसका कन्वर्जन समझेंगे हम लोग, ठीक है, वोल्ट मीटर इनटू एमीटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कहानी क्या है। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, कोई चार्ज होता था, उसके अराउंड एक रीजन होता था, एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अवेलेबल रहता है। तो ऐसा रीजन जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली क्या देखा गया कि एक मैग्नेट अगर हम लेते हैं, एक मैग्नेट अगर हम लेते हैं तो उस मैग्नेट के चारों तरफ भी एक ऐसा रीजन अवेलेबल होता है जिसमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट अवेलेबल है। इस रीजन के अंदर क्या क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट अवेलेबल होता है। So the region around any magnet in which its magnetic effect is available is known as magnetic field. इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर और स्टेट जी ने, तो ये तो हमारा बेसिकली आइडिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट अवेलेबल होगा इस रीजन के अंदर। उसके बाद और स्टेट जी ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने बताया उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, जो कि आपने 10th में भी डिस्कस किया होगा। तो उन्होंने बताया था कि अगर हम एक कंडक्टर है, यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली हमारा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें करंट की वजह से डेवलप होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। तो इसमें बोला गया कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर और उस कंडक्टर के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमने ये पता लगाया कि भाई ये जो हमारा ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, तो इस करंट की वजह से क्या होता है, इस करंट की वजह से इसमें इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक रीजन डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर हमने क्या देखा, जिसके अंदर अगेन हमने सेम तरह के इफेक्ट्स देखे जो कि मैग्नेट के चारों तरफ थे, सेम मैग्नेटिक इफेक्ट्स हमें मिले। इट मींस यहां से ये पता चला कि जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे देन व्हाट विल हैपन, वो अपने चारों तरफ
एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उसकी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसका जो रीजन है वो क्या है, उसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस मूविंग चार्ज, करंट मतलब मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। सो मूविंग चार्ज जो होता है हमारा, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिकली और स्टेट ने बताया था, और साथ के साथ यहाँ पर ये भी हमें पता चला था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मान लो किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यस, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा जो पहले था उससे जस्ट रिवर्स हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, राइट। इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो डायरेक्शन हमारी करंट की होगी, अगर उसको हम रिवर्स कर देंगे, उसकी डायरेक्शन में चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। ये बेसिकली अच्छा, और साथ के साथ ये भी देखा यहाँ पर ऑस्टेट जी ने कि ये हमारा एक कंडक्टर है, तो इससे जितना हम ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड हमारा उतना ही कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, डिक्रीज कर जाएगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। तो ये भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, और स्टेट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। आफ्टर दैट अब बायो-सेवर्ट लॉ जो है आया, उसमें उन्होंने क्या बताया बायो-सेवर्ट जी ने, तो बायो-सेवर्ट लॉ में बेसिकली ये बताया गया कि आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, राइट। तो बायो-सेवर्ट लॉ में यही बताया गया कि भाई अगर आपके पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर कोई सर्कुलर लूप है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालोगी। और स्टेट ने तो क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसमें कैसे कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे वेरी करती है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो सारी चीज़ें बता दी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसके लिए बायो-सेवर्ट ने एक लॉ दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक कोई सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हो, सपोज आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मान लो यहाँ ये वाला, जिसकी लेंथ है हमारी dl, जिसकी लेंथ क्या है dl, और यहाँ से आप किसी r डिस्टेंस पर क्या निकालना चाह रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, ठीक है। जो कि ये मान लो ये dl जो होगा वो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा, इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो dl की डायरेक्शन करंट के ही अलोंग होगी, मतलब टेंजेंशियल होगी, इस वायर पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वही हमारी dl की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भाई r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है P हमारे पास, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये निकालने के लिए अगेन बायो-सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंटल लॉ ही था ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं हमारे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ये जो फील्ड डेवलप होगा इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, अगर हमने कहा कि ये स्मॉल फील्ड है हमारा dB, तो ये dB हमारा बेसिकली 2-3-4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, नंबर 2 ये डिपेंड करता है हमारा, नंबर 2 डिपेंड करता है, इसको वेक्टर को हटा सकते हैं हम यहाँ से, नंबर 2 डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एंड नंबर 3 डिपेंड करता है जो एंगल बन रहा है dl और r के बीच में, उसके साइन पर डिपेंड करता है, एंड फोर्थ वन ये डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो व्हेन यू कंबाइन दीज ऑल देन व्हाट विल यू गेट, जब इन सबको आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें मिलेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल होता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम काफ़ी सारी न्यूमेरिकल्स में और डिफरेंट डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब यहाँ पर डी एल साइन थीटा है, तो डी एल साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एल डॉट डी एल वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर क्रॉस आर कैप, नॉट डॉट बिकॉज साइन थीटा है यहाँ, तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है। ये लिख सकते हो यहाँ पर डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आर कैप को ओपन कर दिया, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर था, कैप ओपन करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायो-सेवर्ट का कॉन्सेप्ट है हमारा। अब ये बायो-सेवर्ट का कॉन्सेप्ट जब आपसे हो जाएगा, देन इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है। इसका एक एप्लीकेशन है। इसका क्या एप्लीकेशन है, इसकी वजह से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से क्या निकालना है हमें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा वो कितना होगा कि भाई अगर हमने माना ये यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लिया हमने आई करंट फ्लो हो रहा है एंड इसमें जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें पता लगाना है, ठीक है। एट सेंटर निकालना है, एट सेंटर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो एंड देन उसको इंटीग्रेट करके और पूरा जो है इंटीग्रेट करो, पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहाँ पर डी एल लेंथ का, ठीक है। इस डी एल की डायरेक्शन हमारी करंट की डायरेक्शन में ही होगी, ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो डी एल और आर के बीच में जो एंगल है वो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो सिंपली आप क्या निकालोगे, जो डी बी आएगा आपका वो क्या आएगा, डी बी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 हो जाएगा अपॉन ये डिस्टेंस आर स्क्वायर हो जाएगी। एंड देन फाइनली आप डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 पाई आर मिलेगा आपको। और जब 2 पाई आर मिलेगा तो वहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 इंटू आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा दैट इज B इज इक्वल्स टू, वेक्टर हटा सकते हैं, अभी वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। ये मेरा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। आई आप जानते हो क्या है, आई इज करंट, करंट इन द लूप। आर क्या है, रेडियस ऑफ द लूप बोल सकते हो आप, रेडियस ऑफ लूप, करंट लूप जो है उसकी रेडियस। म्यू नॉट अपॉन 2 तो आप जानते हो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू
वैसे तो गिवन होगी, बट फिर भी अगर गिवन नहीं है तो आप इसको पुट कर सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है इट इज़ 10⁻⁻7 एसआई यूनिट के इक्वल होगी। एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी हमारी, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, इनटू मीटर पर एम्पियर, दैट इज द एसआई यूनिट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो ये हम लोगों ने एप्लीकेशन समझ लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा है, एम्पियर्स लॉ। तो ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कर लिए। ठीक है, अब हम करेंगे एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। राइट, तो एम्पियर्स लॉ क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, आइए, एम्पियर्स लॉ जिस तरह से गॉस लॉ था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उसी तरह से ये एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक सपोज क्लोज लूप है, ठीक है, एक क्लोज्ड बाउंड्री टाइप का है सपोज, तो इन्होंने कहा कि ये जो बाउंड्री टाइप का क्लोज लूप होगा हमारा, इस लूप में अगर कुछ इससे थ्रेड करने वाला कुछ करंट हो, मतलब उस लूप में से कुछ करंट जा रहा हो, पास हो रहा हो, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर डेवलप होगा, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया। इन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास एक लूप है ये, ठीक है, और इस लूप में से कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इस लूप में से, ठीक है, या इस लूप के अलॉन्ग कुछ करंट थ्रेड कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम इस लूप के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल करते हैं, BDL, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल करते हैं अलॉन्ग द लूप, ये क्या होता है, ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड करंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट इज दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज्ड करंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज्ड करंट। ये इनका स्टेटमेंट था किसका, एम्पियर्स लॉ का। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे ले सकते हो, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो ये म्यू नॉट I इनक्लोज्ड के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि जब आप इसके एप्लीकेशन करोगे, सबसे पहली चीज़ तो ये लूप हमारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको अगर लूप क्लोज नहीं है तो आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, एक लूप इमेजिनरी लूप बनाना पड़ेगा, और उस लूप का नाम क्या होता है, उस लूप को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जिस तरह से जब हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए, उसके एप्लीकेशंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें जो है गॉसियन लूप बनाना पड़ता था। उसी तरह से यहाँ हमें एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा तो एम्पीरियन लूप की कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें क्या है, नंबर 1, या तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा टेंजेंशियल होना चाहिए। एम्पीरियन लूप हमारा वही लूप होगा जिसमें या तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्मल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कैन बी दिस, द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी वेनिसेस। ठीक है, इट शुड बी जीरो, वेनिसेस मीन्स जीरो। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा टेंजेंशियल, उसकी डायरेक्शन अलोंग द करंट होनी चाहिए, या फिर अलोंग द करंट एलिमेंट होनी चाहिए, लूप के अलोंग होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल होनी चाहिए, या फिर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे एम्पीरियन लूप की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। राइट, अब हमें एक एप्लीकेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो देखो एप्लीकेशन जो है इसका वो क्या है, मैग्नेटिक
ड्यू टू अ करंट carrying infinite wire और कंडक्टर। ठीक, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई एम्पियर्स लॉ लगा के यूज़ करना है। तो हम बेसिकली डेरिवेशन तो हमारा पर्पज़ है ही नहीं, हमारा पर्पज़ है बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना और फॉर्मुलिज्म करना उसका। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इससे कुछ डिस्टेंस पर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है ये, ठीक है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है ये, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर मान लो ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करोगे, इसके अलोंग इससे पास होने वाला एक एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस लूप पर आपको एम्पियर्स लॉ लगाना है। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ कहता है कि बी डी एल इज इक्वल्स टू मे नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। तो भाई आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो लूप के अंदर से, लूप में से ही थ्रेड कर रहा है सारा का सारा करंट, इट मीन्स इनक्लोज करंट हमारा जो है वो आई के इक्वल है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखूँगा, दैट आंसर विल बी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सारी चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर क्या क्या है। नंबर वन यहाँ पर जो आई है ये आप जानते हो क्या है, करंट इन द वायर। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर और कंडक्टर जो भी है। बाकी मे नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आप जानते हो। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए भी एक लॉ है, वो बता देता हूँ मैं आपको। वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ क्या है वो देख लो ज़रा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर यहाँ पर देखो, अगर आपके पास बेसिकली हमारा एक ही लॉ है जिसको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, एंड दैट लॉ इज़ बेसिकली राइट हैंड थंब रूल, RSTR, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि भाई अगर हमारे पास ये है एक राइट हैंड, और मान लो एक हमारे पास ये वायर है दिस वन, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको वायर के लिए डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना है, लूप के लिए इसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना है। 11th में भी आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, वहाँ पर हम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते थे। सिमिलरली इधर निकालना है। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक वायर होगा और इस वायर में करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है दिस। सो व्हाट विल हैपन कि करंट जब ऊपर की तरफ जाएगा इधर, तो फिंगर्स को रैप जब हम इसको करेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से कर्ल होंगी ये। तो इस सामने वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, क्योंकि थंब हमारा ऊपर की तरफ, फिंगर्स हमारी उधर पॉइंट आउट करनी चाहिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। सो इसको कर्ल कराने के लिए फिंगर्स हमारी इधर जा रही हैं, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, ठीक है, दिस साइड। क्लियर? तो ये अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे निकालना होता सपोज दिस पॉइंट, देन मैग्नेटिक फील्ड इधर मेरी तरफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल फॉर वायर मैंने बताया आपको। सिमिलरली फॉर लूप इसको कैसे अप्लाई करोगे? फॉर लूप यू कैन अप्लाई इट लाइक कि एक करंट कैरिंग हमारा लूप है, तो यहाँ पर जो थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट को, अब थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और फिंगर्स का कर्ल हमारा क्या बताएगा, फिंगर्स का कर्ल हमारा बताएगा करंट की डायरेक्शन को।
तो अगर मेरे पास एक लूप है जिसमें इस तरह से कर्ल आ रहा है हमारा, इस तरह से करंट जा रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, लाइक दिस। और अगर इस तरह से हमारा करंट जा रहा है, देन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, राइट। अगर ऐसा हमारा करंट कर्ल कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड। अगर ऐसा करंट है, देन मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड। सो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ लूप। इन केस ऑफ वायर व्हाट इज हैपनिंग, आपको जो है थंब क्या, थंब करंट को रिप्रेजेंट करेगा, फिंगर्स का कर्ल आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर बताएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ का, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसकी वजह से, करंट कैरिंग लूप की वजह से, ठीक। इससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली उसको डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो क्या है, टॉरॉइड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, टॉरॉइड एंड सोलेनॉइड, ठीक है। तो टॉरॉइड एंड सोलेनॉइड एंड दैट देन फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें करना है। तो देखिए टॉरॉइड की कहानी को समझते हैं यहाँ पर, टॉरॉइड और सोलेनॉइड क्या है। तो पहले सोलेनॉइड को समझते हैं, सोलेनॉइड क्या है, राइट। सोलेनॉइड क्या है, तो बेटा सोलेनॉइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सोलेनॉइड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सोलेनॉइड एक तरह की कॉइल टाइप का ही हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लगे होते हैं। सो दिस इज अ कॉइल विच हैव n number of turns, lot of number of turns, and when the current is flowing in that coil, what will happen, a magnetic field is developed, clear। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये हमारा सिलेंड्रिकल इंसुलेटर हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने वायर के टर्न लगा दिए हो, इसके ऊपर हमने वायर के टर्न लगा दिए, तो इसको भी हम सोलेनॉइड बोल सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप टाइप है इंसुलेटर, इसके ऊपर हमने वायर के टर्न्स लगा दिए लाइक दिस, तो ये भी एक तरह की सोलेनॉइड है, ठीक है। अब हम जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं, मान लो हमने आई करंट फ्लो कराया, तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इसके अंदर, इसके अंदर, बाहर भी होता है बट बाहर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इस फील्ड की वैल्यू क्या होती है ये हमें पता लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखूँगा। तो अगर हमारे पास मान लो ये सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ सपोज L है, फिलहाल L लेंथ है, एंड इस L लेंथ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है, N है, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है हमारा। तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड जो होगा हमारा वो क्या होगा, दैट इज गिवन बाय, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। एन क्या है यहाँ पर, वेयर दिस एन इज व्हाट, दिस एन इज बेसिकली number of total number of turns, total number of turns, ठीक। I क्या है, current, current in the solenoid, and after that L क्या है, length of the solenoid, length of solenoid, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स। म्यू नॉट आप जानते हो, म्यू नॉट को बोलते क्या है, म्यू नॉट को अगर पूछ ले कोई तो म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये मीडियम जो हमारा फ्री स्पेस होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही कह सकते हो आप, जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है उसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर म्यू नॉट की जगह म्यू ऑफ मीडियम भी आ सकता है, अगर ये हमारी सोलेनॉइड, इसके अंदर का मीडियम क्या है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कुछ अदर मीडियम है। देन अगर मान लो इसके अंदर एक आयरन कोर रख दिया आपने, इसके अंदर ऐसे एक आयरन कोर रख दी,
देन ये आयरन कोर की परमिएबिलिटी हो जाएगी, म्यू एम आ जाएगा, तब ये फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, म्यू एम एन आई अपॉन एल। ये हमारी उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाए, परमिएबिलिटी हो जाएगी मीडियम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बार ये फॉर्मूला हमारा पर यूनिट टर्न्स में भी दिया होता है, तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हो, स्मॉल एन सपोज, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आपने देखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल कैपिटल एन अपॉन एल, ये हमारा स्मॉल एन बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, म्यू नॉट, पूरे की जगह स्मॉल एन आ जाएगा और ये आई बना रहेगा यहाँ, तो दैट इज अगेन वन फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्लियर, ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का यूज़ भी कभी कभी पूछ लेता है, तो यूज़ क्या है, टू जनरेट द हाई मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको जनरेट करने के लिए हम सोलेनॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी होती है। टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होती है, जिसको हम टॉरॉइड भी बोल देते हैं, ये हमारी एक तरह की सोलेनॉइड ही है, लेकिन किस तरह की सोलेनॉइड है कि आपने सोलेनॉइड को दोनों एंड्स टच करा दिए, दोनों एंड्स जोड़ दिए यहाँ पर। जैसे ये हमारे पास एक सोलेनॉइड थी, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, अब इसमें कुछ टर्न्स लगे हुए हैं, ठीक, आपने ये दोनों एंड्स क्या कर दिए, दोनों एंड्स यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए, ये वाले सर्कुलर, इसको इस तरह से बेंड किया, बेंड करने के बाद ये दोनों एंड ज्वाइंट हो गए, मतलब ये हमारी सर्कुलर फॉर्म में आ गई लाइक दिस, और इसमें वही नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो सर्कुलर आप देख रहे हो सोलेनॉइड, इसी को बोलते हैं टॉरॉइड, इसी को क्या बोलते हैं, टॉरॉइड बोलते हैं। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ रहेगी भाई, आई करंट अगर फ्लो हो रहा होगा, तो आई करंट जो फ्लो होगा, तो इसमें इस वाले रीजन में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, इधर बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन जो अंदर वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है इनर कोर वाला, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब यहाँ पर एल क्या होगा, 2 पाई आर हो जाएगा पूरा, क्योंकि रेडियस इसकी हो जाएगी, तो एन हमारा क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर के टर्म में, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये हमारा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी। पर यूनिट लेंथ अगर आप देखोगे, पर यूनिट टर्न में तो वही सेम फॉर्मूला दोबारा से मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि यहाँ पर एन जो है स्मॉल एन, वो क्या है, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, आर इसकी रेडियस हो जाएगी, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे, म्यू नॉट एन आई। तो फॉर्मूला अलग नहीं है, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड डेवलप कर रही थी, लॉन्ग सोलेनॉइड, एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड हमारा टॉरॉइड भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। बस शेप इसका डिफरेंट है, इसका शेप सिर्फ चेंज है, शेप में चेंज है, बाकी फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्टली उतना ही जितना सोलेनॉइड के केस में था, ठीक है। यस, तो ये टॉरॉइड के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखा है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है एज इट इज़ इन सोलेनॉइड, क्लियर। जो हमारा सोलेनॉइड में फील्ड था, सेम वैल्यू आ रही है टॉरॉइड में, आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सोलेनॉइड ही है एक तरह का ये, बट हमने क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सो दैट इज बाय द फील्ड will be same. There is only change in the shape of the solenoid, just like वो cylindrical solenoid थी, यहाँ पर circular एक solenoid है, राइट। तो ये कहानी हमारी हो गई है यहाँ तक।
अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एंड दिस टॉपिक इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग force on a moving charge in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, उसमें हमें फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम फोर्स? बहुत सिंपल सा है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इनसाइड है, इनसाइड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये इनसाइड डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, बी की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। और इसमें एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एंड दैट पार्टिकल सपोज किसी एंगल से मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं यहाँ अगर ये लिख दूँ कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई जो हमारा फोर्स आएगा वो फोर्स हमारा जनरली 2-3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया था ये। नंबर 1 ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 ये हमारा जो वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा बट उसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर। ठीक है, v है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो v sin थीटा वाले कंपोनेंट पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं v sin थीटा पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन b। सो बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस हमें जो f मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनल क्यू बी बी साइन थीटा। एंड इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट यहाँ पर 1 होता है, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्यू बी बी साइन थीटा, ये हमारा फोर्स है मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारा एक चार्ज जो मूव कर रहा होगा उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू बी बी साइन थीटा। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना है आपने, क्यू क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है उसका चार्ज है। वी आप समझ गए हो, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, वी हमारी वेलोसिटी है और ये वाला v क्या है आप जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, बाकी थीटा क्या है, थीटा यहाँ लिखा हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू q एंड v क्रॉस v। क्योंकि v भी साइन थीटा है तो क्रॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा हमारा v क्रॉस v। ठीक है, इट मीन्स डायरेक्शन जो होगी वो हमारी क्या होगी, v क्रॉस b डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी हमारी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। लाइक ये हमारा हो गया v, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, फोर्स की, वो इधर आएगी, दोनों के परपेंडिकुलर z एक्सिस पर। ये हो जाएगा हमारा f, जो कि v क्रॉस v से हम निकालेंगे। ठीक है, अब v क्रॉस v कैसे निकलेगा, राइट हैंड और थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो v क्रॉस v कराओगे देखो, तो v क्रॉस v हमारा ऊपर की तरफ आएगा, या फिर ये कह लो लाइक दिस, बाहर की तरफ।
तो ये जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगा एफ। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया। ठीक है, उसको समझ लेते हैं क्या है। तो डायरेक्शन के लिए जो रूल दिया गया वो क्या है हमारा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। और उस रूल में इन्होंने क्या बताया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर हम अपने थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हो, एंड इफ ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर, देन इन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट फिंगर हमारी किसको रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करे, तो थंब जो होगा हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे फोर्स को। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास क्रॉस फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल हमारा मान लो इधर की तरफ मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अब फील्ड क्या है मेरा, अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है राइट हैंड की तरफ, सो फोर्स जो होगा वो थंब के अलोंग होगा। थंब किधर है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स ये पार्टिकल जो है ये हमारा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये ऐसे जाएगा एंड दिस टाइप टर्न हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने चार्ज पार्टिकल के लिए बात किया। अब देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने क्या देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने देखा कि भाई अगर एक कंडक्टर है हमारे पास, लेट मी सपोज दिस, एंड इस कंडक्टर में, दिस इज द करंट कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, area of cross section is A, and some current is flowing in that conductor, and this is suppose I current is flowing, and this conductor is placed in any magnetic field। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, एंड लेट मी सपोज कि द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B। तो फिर यहाँ पर क्या देखा गया, तो यहाँ पर देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इट इज जस्ट इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। अब यहाँ पर टर्म्स क्लियर करनी है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे तो इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पर टर्म्स क्लियर करनी है, टर्म्स क्या क्या है। यहाँ पर जो I है आपका, ये क्या है, करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर है ये। ठीक, B क्या है मेरा, B है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। एंड L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड यहां पर थीटा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट एलिमेंट क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ही हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन करंट एलिमेंट, या फिर आप L भी कह सकते हो इसको, करंट एलिमेंट, इसको L लिख सकते हो। ठीक है, करंट एलिमेंट एंड, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B।
सो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी करंट के ही अलोंग होगी, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द करंट, और यू कैन से कि ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। क्लियर? तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, इसकी भी वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हो। इसकी वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखोगे? इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो हो जाएगी हमारी एफ इज इक्वल्स टू आई के ऊपर तो वेक्टर लग नहीं सकता, इट मीन्स एल क्रॉस बी, दिस। सो दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ force, or maybe you can say vector form of force applied on the current carrying conductor placed in the magnetic field, uniform magnetic field। clear? तो यहाँ पर सिंपली हो सकता है आपको L, आपको करंट की वैल्यू दे दे, L और V दोनों मैग्नेट दोनों वेक्टर फॉर्म में दे दिए जाए। तो वेक्टर फॉर्म में जब आपको दे दिए जाएंगे तो क्या करना है, आपको L क्रॉस B निकालना है। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। L क्रॉस B हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, और वहाँ पर आई जे के एंड 1 उनके कोएफिशिएंट रख के वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द जस्ट मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई विद द करंट एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। अब दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। अब कैसे कंडक्टर हैं ये दो पैरेलल कंडक्टर हैं हमारी। सपोज हमने दो कंडक्टर ले लिया यहाँ पर, वन इज दिस एंड वन इज दिस। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन अभी सपोज सेम है। इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब ये मान लिया हमने कि भाई ये इनकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। सपोज अभी हमने L लेंथ मान ली, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। या फिर हम इन्फिनाइट लेंथ ले लेते हैं, ये इन्फिनाइट भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है ये, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट के लिए ही निकाला है। और उसमें से हम कुछ एक लेंथ निकाल लेंगे, कुछ एक लेंथ एज्यूम कर लेंगे, एंड देन हमें अब इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स निकालना है। अब देखो ये फोर्स आएगा कहाँ से, क्वेश्चन ये है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब देखना ध्यान से जरा, भाई ये वाला जो करंट है हमारा I1, ये क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब ये अपना एक अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसमें ये करंट आ जाएगा, मतलब ये वाला वायर उसमें आ जाएगा, ये वाला कंडक्टर उसके अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। और अगर ये उसके अंदर आ जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, ये जो I1 वाला मैग्नेटिक फील्ड था, ये इस I2 पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, बिकॉज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये क्या करेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब सिमिलरली क्या होगा, ये करंट जो I2 है हमारा, ये भी तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी वजह से इस वाले वायर पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो वो पता चलेगा, आपने फोर्स का फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, IBL sin थीटा। बट यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता। तो अब अगर हम मान लें कि भाई ये I1 करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा B1, और जो I2 करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा B2, ठीक है। ये B2 बन रहा होगा। तो ये B1 कितना होगा ये आपको पता है। B1 हमारा मैंने करा रखा है μ0 I/2 पाई R यहाँ पर क्या है, ये बीच का सेपरेशन है, दिस डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी क्या हो जाएगी R, या इसको D भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेपरेशन ही हो जाएगा R हमारा। ये B1 होगा, I1 लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली हमारा B2 क्या हो जाएगा, ये भी मैंने ड्राइव कर रखा, μ0 I2/2
2 पाई डी, ये हो गया हमारा B2। अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकल जाएगा। फोर्स इसको मान लेते हैं 1 वायर, इसको मान लेते हैं वायर 2, कंडक्टर 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमारा कितना होगा, I किसका, इस वायर का, B किसका, पहले वाले वायर का, और लेंथ तो दोनों की हम कॉमन ले सकते हैं। अगर इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, तो डिफरेंट लेंगे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L1 या L2 जो भी आपको लेना। साइन थीटा यहाँ पर साइन 90 है, थीटा B और L के बीच एंगल हमारा 90, बिकॉज इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्रॉस होगा अंदर की तरफ, और इस I2 की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ होगा। और अगर ये अंदर की तरफ है, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज वाई एंगल इज 90 डिग्री, एंड हेंस वी कैन से F21 का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, I2 इंटू V1 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू L1, या L लिख दो सीधा, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा आ गया F21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी L। ये आ गया मेरे पास क्या, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। अब ये फोर्स देखो, अब ये हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए है, तो भाई L लेंथ के लिए अगर पूछा है तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन हम अब यहाँ से लेंथ को हटाना पड़ेगा क्योंकि लेंथ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इसमें। सो दैट इज़ वाई फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर 2 पाई डी। तो ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। अब यही सेम चीज़ आएगी हमारी 1-2 भी, अगर आप निकालोगे तो ये 1-2 भी हमारा क्या आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक। तो ये हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो I1 करंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो अंदर की तरफ है, जो फोर्स होगा इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब F21 हमारा इधर होगा और F12 जो होगा मेरा वो इधर होगा। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, ये 1-2 है नॉट 2-1। कैसे, इसी तरह से एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर अभी जो वेलोसिटी थी हमारी ये वाली, वो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा फोर्स। तो करंट हमारा ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स हमारा इधर की तरफ लगेगा। यहाँ भी हमारा करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, अंदर की तरफ है, देन क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा दिस साइड लगेगा। एंड हेंस वी कैन से कि सेम करंट जो है हमारे, सेम करंट क्या करते हैं, सेम करंट या सेम डायरेक्शन वाले करंट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ये सेम डायरेक्शन वाले करंट अट्रैक्ट करते हैं, एंड अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट जो है वो क्या करते हैं, वो अपोजिट करंट जो है हमारे वो रिपेल करेंगे, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हो, वो रिपेल करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 2 पैरेलल वायर्स, 2 करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। अब यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में, तो हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर ये पूछ सकता है। वैसे तो इस बार MCQ है तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, फॉर्मूला हो गया। अब I1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर I1 1 एम्पियर कर दें, I2 भी 1 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है, और D ले लेते हैं 1 मीटर, राइट। देन जो हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स 1 एम्पियर इज दैट करंट which is flowing in 2 parallel wires, which is flowing in 2 parallel wires, placing at 1 meter distance and creating the force per unit length on each other of this value 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो मतलब एक ये वो करंट होता है जो
दो वायर्स में फ्लो होता है जिसकी वजह से उन वायर्स के ऊपर फोर्स जो लगता है पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 × 10⁻⁻⁷ उसकी वैल्यू होती है। क्लियर? तो ये 1 एम्पियर क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, टॉर्क। टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क कैसे निकलेगा, उसका भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने मान लिया कि भाई ये हमारी एक लूप है, ये कॉइल मान सकते हैं, ठीक है, एंड दिस कॉइल इज प्लेसिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ साउथ हमने ये पोलरिटी मान ली। अब इस कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे और मान लो इसमें हो रहा है करंट फ्लो लाइक दिस, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसकी साइड होगी L, ये होगी हमारी मान लो B ब्रेथ। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अब टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली BI sin थीटा। अब इसमें टर्म्स क्लियर करनी है मुझे, टर्म्स समझ लो ध्यान से। B यहाँ पर क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा लग रहा होगा यहाँ पर, जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू है B। उसकी वैल्यू क्या है, B है। तो B इज व्हाट, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द लूप, करंट फ्लोइंग इन द लूप, करंट इन लूप। N आप जानते हो, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। और A क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। तो ये हमारा हो गया फोर्स, आई मीन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इतना टॉर्क अगर लग रहा है तो जब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या बन सकता है, ये टॉर्क की वैल्यू देखो जरा, अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो टॉर्क जो होगा हमारा वो क्या था, BI sin थीटा। अगर हम यहां पर NIA एक साथ कर देते हैं और B sin थीटा एक साथ कर देते हैं, तो यहां पर एक नई क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, एंड दिस क्वांटिटी इज नॉन एज मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। M इज वेयर, M इज व्हाट, यहां लिख दो, where M is magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, राइट। ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। डायरेक्शन आप जानते ही हो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो M क्रॉस B हो जाएगा, और M क्रॉस B का मतलब कि M और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी किसकी डायरेक्शन, इस टॉर्क की, मतलब M के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क की डायरेक्शन, क्लियर है। और ये हमारा हो गया टॉर्क ऑन द लूप। यहाँ पर थीटा क्या है ये भी समझ लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड B। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी एंगल बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, MB sin थीटा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर हो गया है। एंड इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ से क्या था कि हाँ, यहाँ तक हमने इतना समझ लिया कि जब हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। एक चार्ज को, मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। और अगर हमारे करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जो कि उसको क्या करेगा। अब टॉर्क कहीं लग रहा है, अगर कहीं टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो टॉर्क का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। इट मीन्स टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन कराएगा, ठीक है। तो अगर टॉर्क लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो उसको रोटेशनल मोशन कराएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड देन उसका वोल्ट मीटर एंड एमीटर में कन्वर्जन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर थीटा डिपेंडेंट है। ये थीटा जो है हमारा वो क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारा थीटा सपोज 90 डिग्री है देन टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू बी हो जाएगा, m इंटू बी हो जाएगा। मतलब ये जो टॉर्क है ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा ऑन द कॉइल। ये थीटा डिपेंडेंट नहीं होगा, थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि जो फील्ड यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम रेडियल बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है एंड देन दैट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आइए जरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, पहले इसको हम समझेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है एंड इसका यूज क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल अपरेटस ही होता है जिसका यूज होता है टू डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। मतलब सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो ये समझ आ गया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। सेकंड थिंग इज दैट कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कराया था कि whenever a current carrying coil is placed inside the magnetic field, what is happening, उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। फाइन। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यही प्रिंसिपल है कि whenever a coil is placed, current carrying coil is placed inside the magnetic field, the coil starts rotating because the torque is applied on that coil. तो अब ये वर्किंग जो प्रिंसिपल है ये समझ तो आ गया हमें, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, ये यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेबल है उसको ज़रा समझो, तो वो आपको समझ आएगा कि इसकी वर्किंग एक्चुअली कैसे होती है। देखिए ज़रा, तो अब मैं इसके डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये हमारा इंटरनल डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। ऊपर आप स्केल देख रहे हो, ठीक है। ये जो स्केल है हमारी, बेसिकली ये स्केल हमारी इस पे नंबर्स लिखे होते हैं स्केल पर। जैसे मान लो यहाँ पर आपको 30 लिख दिया, फिर यहाँ 20 लिख दिया, फिर यहाँ 10 और मे बी 0, देन इधर फिर 20, इधर 30, इस तरह से कुछ इस नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है।
डिविजन्स एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये पॉइंटर है हमारा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिविजन्स का पता चलेगा कि कितना डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है। ये डिफ्लेक्ट, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है पॉइंटर, अगर एग्जैक्टली यहाँ पर है, ये एग्जैक्टली यहाँ, इट मीन्स वी कैन से कि देर इज नो डिफ्लेक्शन, देर इज नो डिफ्लेक्शन। जीरो पर अगर है तो हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंटर हमारा यहाँ है, इट मीन्स उसमें करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है, करंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा होगा लेकिन डिटेक्शन हमारा नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि उस सर्किट, जिन पॉइंट्स के बीच में, जिन टर्मिनल्स के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया, उन टर्मिनल्स में, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंटर हो गया जो कि ये बताएगा कि डिफ्लेक्शन कितना है। ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ब्लू वाली आप देख रहे हो, ये वाली मैग्नेट्स हैं परमानेंट, जो कि क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए। ठीक है, अब ये इनका शेप आप देखो, ये सर्कुलर टाइप की है। ये शेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्कुलर टाइप की शेप है, लाइक दिस, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। ये सर्कुलर होने का रीज़न क्या है इनका, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि वेन एवर द थीटा इज 90 डिग्री देन माई टॉर्क इज मैक्सिमम, और ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल फील्ड। तो यहाँ पर ये रेडियल फील्ड, आप देखो रेडियस के अलॉन्ग है, ये आप डायरेक्शन देखोगे इनकी सबकी फील्ड्स की, इट इज़ अलॉन्ग द रेडियस, लाइक दिस दिस दिस, एंड हियर इट इज़ नॉर्थ टू साउथ है, तो ये हमारा रेडियल ही है। रेडियल किया क्यों गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वाई देयर इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड used in the moving coil galvanometer. So the radial magnetic field is used because to create the maximum torque, maximum torque बनाने के लिए, जिससे कि थीटा डिपेंडेंसी हट जाए, वहां से थीटा की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। दैट इज वाई वी आर यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर, इट विल बी 90 डिग्री, एंगल विल बी 90 डिग्री। सो दैट इज वाई वेन एवर द कॉइल विल रोटेट, एंगल डज नॉट चेंज। क्लियर? अच्छा, इसमें ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, ये आप देख रहे हो, ये वाली कॉइल है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारी, एक तरह से आप कह सकते हो, और यहाँ पर ये हमारी जो स्पायरल फॉर्म में, ये हमारी हेयर स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग भी बोल सकते हैं आप नॉर्मली। ठीक है, और इसको पाइवोट कर रखा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर पाइवोट कर रखा है, और इसमें हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर भी रखी हुई है। सॉफ्ट आयरन कोर का जो यहाँ पर रखने का लॉजिक है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड थिंग टू सेंट्रलाइज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड, यहाँ देखो लिखा हुआ है साफ साफ, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। ठीक, अब होगा क्या, अब ये जो हमारी कॉइल है, ये स्प्रिंग से पाइवोटेड है, और इस कॉइल से हमारा क्या है, ये पॉइंटर कनेक्टेड है। तो भाई जैसे ही मान लो हमारी ये, जैसे हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ से मान लो हमने सप्लाई दी, यहाँ से करंट फ्लो कराया, तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे कॉइल के अंदर, व्हाट विल हैपन, कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और कॉइल के ऊपर जब फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से उसमें एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और कितना टॉर्क डेवलप हो जाएगा ये मैंने आपको बता रखा है, NIBA साइन थीटा, या MB साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, I क्या है, करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड, A हमारा एरिया ऑफ द कॉइल है। ठीक है, तो इतना हमारा टॉर्क लगेगा। अब क्योंकि थीटा यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो थीटा हमारा कितना है, ये हमारा अप्लाइड टॉर्क हो जाएगा, अप्लाइड टॉर्क बोल सकते हो। तो ये टॉर्क जो हमारा अप्लाइड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, NIBA लिख सकते हैं हम, NIBA लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 90 हो गया। ठीक, अब जैसे ये टॉर्क अप्लाई होगा, देन व्हाट विल हैपन, कॉइल विल रोटेट, कॉइल रोटेट करेगी, और अगर ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये पॉइंटर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पॉइंटर भी हमारा रोटेट करेगा, क्योंकि
पॉइंटर जो है वो कॉइल से ही अटैच्ड है, तो कॉइल अगर रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी हमारा इधर या फिर इधर रोटेट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कब तक रोटेट करता रहेगा, क्या ये कहीं रुकेगा या फिर रोटेट करता रहेगा। जैसे मान लो कुछ डिफ्लेक्शन आया, सपोज यहाँ पर हमारा पॉइंटर है, 0 पर था इनिशियली, एंड वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग, तो ये पॉइंटर हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पर आके ये रुक गया। तो ये रुक क्यों गया, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो ये तो इसको जाना चाहिए, डिफ्लेक्शन करना चाहिए। रुकने की वजह क्या है, बिकॉज ये स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है। आप देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्प्रिंग इस कॉइल के ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है। एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप जो होता है उसकी वजह से ये टॉर्क इसको क्या कर देता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये जो अप्लाइड टॉर्क है इसको बैलेंस कर देता है। तो कितना रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, अब आप जानते हो रीस्टोरिंग जो टॉर्क लगता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। डिफ्लेक्शन इन द सेंस थीटा बोल सकते हो या फाई बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थीटा हमने यहाँ भी यूज़ कर रखा है। सो वी हैव टू यूज वर्ड फाई। फाई इज व्हाट, डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर। पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट हुआ हमारा वर्टिकल से, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स टॉर्क जो रीस्टोरिंग वाला है, रीस्टोरिंग टॉर्क जो है हमारा, it is directly proportional to phi and hence there will be a constant जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर टॉर्सन कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि इस स्प्रिंग के मटेरियल के अकॉर्डिंग सेट होता है, उसकी अकॉर्डिंग वैल्यू होती है इसकी। तो ये हमारा हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क। अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जैसे जैसे हमारा उस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा, और रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी वो रीस्टोरिंग टॉर्क इस अप्लाइड टॉर्क की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये अप्लाइड टॉर्क की इक्वल हो जाएगा उसी जगह पर पॉइंट हमारा स्टे कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। इट मींस व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम आप देखोगे, एट इक्विलिब्रियम जो अप्लाइड टॉर्क है हमारा वो रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होते ही आप देखो NIBA अप्लाइड टॉर्क था, रीस्टोरिंग टॉर्क था हमारा K फाई, तो इसके इक्वल हो गया। यहाँ से आप फाई को निकालोगे तो क्या आ जाएगा, NIBA अपॉन K, एंड दिस यहाँ से आप देखो NBA फाई ये सब कुछ कांस्टेंट है। इट मीन्स माई फाई इज ओनली डिपेंड्स ऑन आई, मतलब जितना ज़्यादा हमारा जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। दैट इज़ बाय पॉइंटर हमारा जो था वो कहाँ स्टे करता है, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है, ये है ना। जब ज़्यादा करंट यहाँ पर होता है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आता है। दिस एंगल, ये एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा एंगल हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। ये कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है हमें इस फॉर्मूले से, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से आप देखोगे फाई इज इक्वल्स टू, ये हमारी पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी NBA अपॉन, ये फाई नहीं होगा यहाँ पर K होगा, दिस वन इज K, बिकॉज ये K इसके अपॉन में जाएगा ना, दिस वन इज K। So NBA upon K, that is the constant, and here it is I, right? So this is the basically formula for the deflection in the galvanometer. Clear? Deflection in the galvanometer. अब यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका जो यहाँ पर ये कांस्टेंट आप देख रहे हो NBA अपॉन K, इसकी रिवर्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। K अपॉन NBA, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ MCG। MCG मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज नॉन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ MCG। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर आपको ये वर्ड्स, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। a क्या है,
एरिया है, के क्या है, टॉर्शन कांस्टेंट आप लिख सकते हो, टॉर्शन कांस्टेंट, एंड और क्या बचा, एन बी, बी आप जानते ही हो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई भी आपको पता है, आई इज करंट, ठीक है, आई इज करंट, सो दैट इज द बेसिकली टर्म्स डिफाइनिंग हेयर। इसके बाद यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी पूछा जाता है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि with a small change in the current there is a large deflection in the galvanometer, मतलब उसके पॉइंटर में बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाए by changing a small value of the current, then we can say my galvanometer is very very sensitive। तो सेंसिटिविटी का मतलब कि हल्के से चेंज में बड़ा डिफरेंस दिख जाए, आपको बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, आपने एक पैरामीटर में हल्का सा चेंज किया, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन में, आप यहाँ देखो डिफ्लेक्शन हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, डिफ्लेक्शन इज डिपेंड्स ऑन करंट आई। अब अगर आप आई में चेंज करो तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो जाए, देन वी कैन से कि हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा है, बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मीन्स बहुत अच्छा है वो, राइट, मतलब बहुत माइनर करंट को भी रीड कर पा रहा है। तो अब ये सेंसिटिविटी जो है वो दो कैटेगरी पे यहाँ पर दे देगी, ये करंट सेंसिटिविटी, एक करंट सेंसिटिविटी एंड एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हमने आई एस से डिफाइन किया, या फिर बहुत सारी बुक्स में एस आई से भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो हम इसको एस आई से भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज नॉन एज करंट सेंसिटिविटी। और आपने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पढ़ रखा है एन बी ए अपॉन के इंटू आई, तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे एन बी ए अपॉन के इंटू आई अपॉन आई, तो ये आई से आई कट जाएगा, ये एस आई जो हमें मिलने वाला है ये क्या मिलेगा, एन बी ए अपॉन के। हेंस यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये एस आई जो है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, it also depends on magnetic field, it also depends on area, and then torsion constant तो वैसे constant ही होता है, ठीक है। so this, ये चार पैरामीटर्स पर बेसिकली डिपेंड है, क्लियर, 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड के। सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने एक वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी डिफाइन किया, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है उसको समझ लो। करंट सेंसिटिविटी की तरह ही एक वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है हमारी, ये एग्जैक्टली इसी तरह से होगी, एस वी इज इक्वल्स टू वोल्ट, आई मीन डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन आपने पढ़ रखा है एन बी ए अपॉन के इंटू आई अपॉन वी। अब v को क्या लिख सकते हो यहाँ पर, v को क्या लिख सकते हो, v को लिख सकते हो आप i इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। सो फ्रॉम हेयर दिस i हैज़ गॉन, सो फाइनली मेरे पास जो एस पी आएगा वो क्या आएगा, एन बी ए अपॉन के इंटू आर, दैट इज द बेसिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज नथिंग बट द करंट सेंसिटिविटी, आई मीन एस आई अपॉन आर, करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब ये किसके किसके ऊपर डिपेंड है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, इसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो नंबर 1 आप देखो ध्यान से, ये डिपेंड कर रही है हमारी नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेजिस्टेंस। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स आप जितने बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,
सो दैट इज वाई ये वाला रेशियो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बड़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है, इट मीन्स ये डिपेंड कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, इट इज डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, it depends on area of cross section. Basically there are these two parameters, resistance और number of turns पर हमारा voltage sensitivity डिपेंड नहीं है, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये हमारा सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर हमने डिटेल में कर लिया। एंड देयर इज अ वन लास्ट टॉपिक, लेट मी कवर दैट टॉपिक। एंड इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर, पहले एमीटर देख लेते हैं फिर वोल्टमीटर देखेंगे, ठीक है। तो एमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए जरा। आप जानते हो कि एमीटर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल एमीटर की अगर हम बात करें, फॉर आइडियल एमीटर। अच्छा, एमीटर है क्या? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजर करता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता है। दैट डिवाइस इज नॉन एज एमीटर। एंड फॉर एन आइडियल एमीटर द रेजिस्टेंस मस्ट बी 0। इसका मतलब अगर मैं किसी, ये नेसेसरी कंडीशन है हमारी। सो किसी भी तरीके से अगर मैं इस MCG का रेजिस्टेंस 0 कर पाऊँ, मतलब इसका सर्किट का, जिस सर्किट के अंदर MCG लगा हुआ होगा उसका रेजिस्टेंस अगर मैं 0 कर पाऊँ, देन ये MCG हमारा क्या हो जाएगा, एमीटर की तरह वर्क करेगा। क्लियर? और रेजिस्टेंस 0 कैसे होगा? रेजिस्टेंस 0 कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को 0 करने के लिए उसके पैरेलल में एक क्या रख देंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। उसके पैरेलल में एक बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस मैं लगा दूं किसी भी तरीके से, तो ये गैल्वेनोमीटर मेरा क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। मतलब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, और मे बी यू कैन से इट इज़ वेरी क्लोज टू 0, राइट। तो अगर मैंने कहा कि इसका रेजिस्टेंस है G और ये मैंने जो लगाया है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है S, तो यहाँ से अगर मैंने I करंट फ्लो कराया तो ये IG तो इसमें चला जाएगा और I करंट हमारा इसमें जाएगा। I माइनस IG, नॉट I माइनस IG इसमें चला गया। तो अगर यहाँ पर मैं KVL इस्तेमाल कर लूँ तो क्या हो जाएगा, IG इंटू G माइनस S, I माइनस IG। KVL क्या कहता है, इट मस्ट बी 0 यूजिंग KVL। तो यहाँ से हमारा जो S की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय G। इतना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा, किसके लिए लगाना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनो, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए। तो रेजिस्टेंस आपको लगाना है पैरेलल में लगाना है, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पर, ये लाइन क्या लिखोगे, ए स्मॉल रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कितना, ये आपको यहां समझ आ गया। IG हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट है, I क्या है, रेंज ऑफ एमीटर, ये रेंज है एमीटर की, ये कुछ भी हो सकती है, 0 से समथिंग, मे बी 0 से I लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर 0 की जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 एम्पियर से 5 एम्पियर तक रेंज। I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3 एम्पियर हो जाएगी।
इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है, एमसीक्यू की सीरीज में। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, आई जी हमारा करंट है, जी क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये आप समझ गए, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू एमीटर कैसे होगा कन्वर्ट, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितना, वो वैल्यू यहाँ से आपने देख ली। इसको हम संट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज संट। स्मॉल रेजिस्टेंस जो हमारा पैरेलल में लगा होता है, दिस नॉन एज संट। अब हमारे पास यह है कि कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर आप जानते हो एक ऐसी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा ऑलमोस्ट यू कैन से इन्फिनिटी होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें जो एमसीजी है उसके साथ, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके साथ अगर हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें लार्ज वैल्यू का, तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम सीरीज में एक लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, देन क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को काफ़ी बढ़ा देगा। और अगर ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, देन व्हाट विल हैपन, वो हमारा वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर ये बढ़ा देगा तो इट मीन्स इसमें करंट तो जो जा रहा होगा वही जाएगा। मान लो आई करंट इसमें फ्लो हुआ तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। सो आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, देन वी कैन से कि भाई यहाँ पर कितना आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप जानते हो V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। अब आर इफेक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो आर इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर प्लस जी। हमें जी निकालना है यहाँ से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये ओम्स लॉ है ये, ठीक है, ओम्स लॉ। तो यहाँ से हमें निकालना है आर, जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया, तो आर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई माइनस जी। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा V अपॉन आई माइनस जी। और V क्या है हमारी, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। I क्या है, करंट, करंट इन द वोल्ट मीटर, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, या फिर गैल्वेनोमीटर का करंट भी सेम ही रहेगा, तो आई जी भी हो सकता है यहाँ पर, ये आई जी भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन आई जी माइनस जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का करंट भी हो सकता है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर करंट सेम रहेगा, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किस तरह से, सीरीज में लगा के, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। सो विद दैट वी हैव डन विद दिस चैप्टर। एंड ये टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में कवर किए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग अब इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे, उस सीरीज में करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, रीजन असर्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखो और शेयर करो, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखो उसको, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।